दो। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो बंगाल जला, यानी बंगाल में अगर उनकी सरकार को हाथ लगाने की कोशिश की गई, यानी तमाम असंवैधानिक और गैर कानूनी काम होने के बावजूद और उनका शासन प्रशासन अगर कुछ नहीं कर रहा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उनको फटकार लगा रहे हैं, राष्ट्रपति अगर बयान दे रही हैं कि मैं बेहद भयभीत हूं और मतलब नाखुश हूं, निराश हूं, तो ऐसे में जो उनको आहट दिखाई दे रही है तो वो धमकी देने पर आमादा है। कह रही हैं कि अगर बंगाल जला मतलब अगर मेरी कुर्सी छीनी गई, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो फिर यूपी भी नहीं बचेगा, असम भी नहीं बचेगा, उड़ीसा भी, झारखंड भी नहीं बचेगा, दिल्ली भी नहीं बचेगी और नरेंद्र बाबू आपकी कुर्सी भी हम छीन लेंगे। ये कौन हम हैं जो नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीनने की सरेआम ऑन माइक लाइव धमकियां दे रहे हैं और धमकियां देने की हिम्मत रखते हैं, दुस्साहस दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये एक हिस्ट्री क्रिएट की है उन्होंने। 1960 के दशक में नेहरू 3 बार निरंतरता में बने थे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। नरेंद्र मोदी ने हिस्ट्री क्रिएट की है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं देश के भीतर की ताकतें भी और देश के बाहर की ताकतें भी। अभी मैं जियोपॉलिटिक्स के ज्ञाता RSN सिंह का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उनका कहना था कि ये भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं, अराजकता पैदा कर देना चाहते हैं। उनका कहना था कि ये लोग 2029 का इंतजार करने को तैयार भी नहीं हैं। ये उससे पहले ही ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां यहाँ पैदा करने पर आमादा है। कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे देश को अराजकता की ओर ये लोग धकेलना चाहते हैं? आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। और जो वादा आपसे कल किया गया था, जो शुरुआत कल से हुई है, अनुपम मत लेकर के आ रहे हैं अनुपम मिश्रा। उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, शुरुआत क्यों ना आपके शहर प्रयागराज से ही की जाए। डिमोनेटाइजेशन किस लिए किया गया था? उसका मकसद ये था कि जो प्रचलन में काला धन है, अवैध मुद्रा है, जिसको गलत तरीके से छापा जाता है या कहीं से छपवा करके मंगवाया जाता है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी की जाती है और उसकी मदद देश विरोधी ताकतों के जरिए जो है वो कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। आपके यहाँ मदरसे में नोट छप रहे थे साहब? मैंने इसको यही कह के साहब ट्वीट किया है कि पढ़ाई के बाद छपाई। हालांकि पढ़ाई भी वहाँ क्या होती है आपको मालूम ही है। और जो वहाँ पे टीचर्स पकड़े गए, कोई कक्षा 5 पास है, कोई कक्षा 6 पास है, और कक्षा 10 जो पास हो जाता है उसको आलिम की डिग्री मिल जाती है, 12 कर लेता फाजिल मिल जाती है। मुलायम सिंह यादव ने अपने जमाने में इन डिग्रियों को सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त बता दिया है तब से। और साहब भर्तियां भी हो रही हैं, सरकारी पैसा हमारा आपका टैक्स। मैं हमेशा कहता हूँ हिंदू अभी भी जजिया दे रहा है, हिंदू अभी भी जजिया दे रहा है। वो अपने जिहाद की परिभाषा को अपने पैसे से पाल रहा है। ये प्रयागराज में जो मदरसा पकड़ा गया, जो ठीक है पकड़ा भी गया, और वहां पे साहब नकली नोट भी बरामद हुए, और साहब कई सालों से चल भी रहा था। जाहिर सी बात है कि इन्होंने कितना, कोई जमाने में ये पैसा ISI पाकिस्तान से छाप के देती थी, फिर ISI को समझ में आया कि साहब हम इतनी दूर से क्यों भेजें, जब वहां पे हमारे स्लीपर सेल मौजूद हैं, तो यहीं छपने लगा। लेकिन जो एक बड़ी बात मुझको देखने में आई, जो जो सबसे ज्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग थी,
16-16, 17-17, 18-18 साल के लड़के, नाबालिग लड़के भी इसमें इन्वॉल्व, और जो इनका सरगना वो भी सब 25 साल के अंदर। तो ये युवा भारत है जिसके एक हाथ में कंप्यूटर और एक में कुरान देने की बात प्रधानमंत्री करते हैं। अभी मैं एक घटना और देख रहा था साहब, यूपी एटीएस ने, उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड, आतंकवाद विरोधी जो दस्ता है, उसने साहब एक ऐसा ही एक टेरर मॉड्यूल तोड़ा देवबंद में। देवबंद में साहब ये एक नजीबुल शेख थे, वो साहब लोगों के, बांग्लादेशियों के और रोहिंग्या के फर्जी कागजात बना के उनको भारत की नागरिकता दिलाते थे, उनको सेटल करते थे, वोटर बनाते थे। पकड़े गए साहब, उनके साथ बांग्लादेशी भी पकड़े गए, चले गए, वो तो पकड़े जाते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसमें जो बड़ी बात निकल के आई साहब, कि इसके पहले भी 2 बार एटीएस उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस को टिप दे चुकी थी। दोनों बार देवबंद में इंस्पेक्टर क्राइम है कोतवाली में साहब, इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन, दोनों बार उन्हीं को जांच मिलती है, और दोनों बार इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन ने नजीबुल शेख को क्लीन चिट दे दी। यानी जो शख्स 2022 में पकड़ा जाना चाहिए था, वो बाद में आके पकड़ा जा रहा है। तो अब ये आप कश्मीर में देखिए, आतंकवादियों की मदद के लिए जो लोग पकड़े जाते हैं साहब, उसमें देखिए कितने अलग है, टीचर हैं, पुलिस वाले हैं, सरकारी नौकर हैं, बेरोजगार हैं, दुकानदार हैं, मतलब समाज के हर वर्ग से। अभी वो बड़ा साहब ये बात है कि साहब 370 जब से हटा है, तब से कश्मीर में एकदम शांति बहाल हो गई। शांति क्या मतलब, आतंकवादी तो अभी भी आते हैं, पर चूंकि मैं खुद उस लाल चौक पे खड़ा हुआ हूं आतंक के साए में, रात को मेरे मित्र की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे लाल चौक क्रॉस करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना था। मुझे वो समय याद है कि कितने खौफ के साए में, कितने आतंक के साए में मैं उनको उतनी रात को लेके गया। तो मुझे पूरा समय याद है, मैंने तो सब देखा है। मैंने तो कश्मीर में वो जमाना भी देखा है साहब, जहां मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं गैराज पे गया, गैराज पे बाहर लिखा था भारतीय कुत्तों वापस जाओ। मैंने तो वो जमाना भी देखा है सर। तो वो सब बदल गया। अब तो लाल चौक पे राहुल गांधी आइसक्रीम खाते हैं, कश्मीर की वादियों में भाई बहन आइस बर्फ के गोले बना के खेलते हैं। जो राहुल गांधी कभी नहीं गए कश्मीर, वो भी अब कश्मीर जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक है, हालात बदले हैं। तो कहा जा रहा है कि सब कश्मीरी बहुत खुश हैं, जाहिर है बात है, कश्मीरी बहुत खुश हैं। टूरिज्म बढ़ गया है साहब, फिल्मों की शूटिंग फिर से होने लगी। कोई जमाने में शम्मी कपूर की सारी फिल्में वही शूट होती थी, अब फिल्मों की शूटिंग वहां से होने लगी। अभी एक फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है। टूरिज्म बढ़ गए हैं, आम आदमी वहां है, उसके पेट में 4 पैसे ज्यादा जा रहे हैं, 4 दाने ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा खुशहाल हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो आप देख लीजिएगा वो भाजपा का क्या हश्र करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनके इलाके जो भाजपा कैंडिडेट खड़ा हो गया, तो दे विल टेक एवरीथिंग, वो सब कुछ लेके आपको जो नतीजा देंगे वो आप देख लीजिएगा। अभी लाडली बहनी योजना में मैं देख रहा था, महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी संख्या थी वो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की थी। तो मैंने इसमें ट्वीट भी किया था कि आप, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर भाजपा जीत जाएगी, एनडीए जीत जाएगी तो आपने पैसे मिलने हैं, अगर नहीं जीतेगी तो आपको ताकत मिलनी। तो हालात तो ऐसे ही हैं साहब। आप वो देखें, वो फरतुल्ला पाकिस्तान से बैठ के फतवा जारी कर रहा है, ट्रेन, अच्छा देखिए उसका फतवा तो टेलीग्राम पे 2 दिन पहले आया है कि साहब ट्रेनें पलटा दो, ट्रेनों पे पत्थर रख दो, ट्रेनों पे लोहा रख दो। ट्रेनें तो पत्थर और लोहा रख के साहब कई साल से पलटाई जा रही, धड़ाधड़ पलटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि साहब ट्रेन के अंदर स्टोव बॉम्ब उड़ा दो, पेट्रोलियम की लाइनें उड़ा दो, हिंदू नेताओं की हत्या कर दो। तो लेकिन ये सब तो स्लीपर सेल पहले से कर रहा था ना साहब, पहले से कर रहा था। ये तो एक अभी आ गया, मुझे तो लगता है कि इसका वीडियो आने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये सब तो पहले से हो रहा था। रोज ही इस तरह की चीजें पकड़ी जा रही है। एक ट्वीट मैंने आज साहब शेयर किया अभी आपके प्रोग्राम के केवल 1 मिनट पहले, हो सके तो उसे जरूर दिखाइएगा। तो 1947 और 2024 तक के बीच का जो एक बदलाव आया है, उसको एक चित्र के माध्यम से लोग किसी किसी का चित्रकार ने बहुत अच्छे से दिखाया है बना के। तो जो पैसे के मामले पे हो रहा था साहब, नकली नोट छाप दो, पेट्रोलियम लाइंस उड़ा दो, ट्रेन बॉम्ब बना दो, ट्रेनों की पटरियां पलटा दो। तो ये है, ये मैंने ट्वीट किया कि साहब वो भारत माता से खड़े होके कह रहे हैं 1947 में कि साहब हमारी जनसंख्या 20% हो गई, हमको अलग मुल्क चाहिए। हो गया। अब 2024 में खड़े हो कह रहे हैं हमारी जनसंख्या फिर 20% हो गई। सोचिए। तो एक
मतलब हम हंस सकते हैं इस पे, लेकिन बड़ी गंभीर बात है सर, बड़ी गंभीर बात है। तो हर मोर्चे पे ये वही 2.5 मोर्चा है जिसका जिक्र हमारे सीडीएस दिवंगत जनरल विपिन रावत किया करते थे कि साहब बाहर से तो देख लेंगे, अंदर का आधे आपका मोर्चे रहेंगे। आपका एक और ट्वीट ध्यान खींचता है दर्शकों का। ये आपने लिखा है भाजपा कार्यकर्ता, ये और एक्चुअली ये कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था, मैंने उसका जवाब दिया था। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था कि जो लोग भाजपा नेता पे गोली चलाते हुए जिनका वीडियो आया है, ये सब भाजपा कार्यकर्ता है और भाजपा बदनाम कर रही है। तो मैंने कहा सब जितने लोगों का फोटो आया है मैंने सबके नाम दे दिए, क्योंकि ये सब चिन्हित हुए हैं, ये नाम पुलिस ने चिन्हित किए हैं, तो सब नाम अबेद साथ दे ही खान दिया। है, आरिफ है, नसीम है, और ये सब बीजेपी नेता के ऊपर या तो पत्थर फेंक रहे हैं या गोली चला रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि वहां पे सुपड़ा साफ होने के बाद भी कांग्रेस आज ममता बनर्जी की मदद कर रही है। एक आदमी जो नहीं करना चाहता था, अधीर रंजन चौधरी, उसको आपने ठिकाने लगा दिया, हटा दिया। तो ये बताइए साहब, ये एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई है बहराइच से। वहां भेड़ियों का एक झुंड है जो 8 बच्चों को खा चुका है, एक महिला को खा चुका है, और 3 तो भेड़िए पहले पकड़े गए थे, चौथा आज पकड़ा गया है, और उसका ये फोटो भी जारी किया गया है कि चौथा भेड़िया पकड़ लिया गया है। ये जो जगह जगह ट्रेन्स को पलटने उलटने लोगों को मारने के लिए भेड़िए लगे हुए हैं, इन भेड़ियों पर निर्णायक कार्रवाई कब होगी अनुपम जी? 1,26,000 किलोमीटर लंबी ट्रेन ट्रैक है हमारे यहाँ, 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा। आप सोचें, मतलब अगर एक एक किलोमीटर पर एक आदमी भी बैठा दें तो आपको 1.25 लाख आदमी चाहिए ट्रेन ट्रैक वॉच करने के लिए। 1,26,000 लंबे हमारे ट्रेन ट्रैक हैं। तो माय पॉइंट इज कि साहब इनको आपको इनके गढ़ में खत्म करना पड़ेगा, जहां से ये चीजें शुरू हो रही हैं। और जहां से शुरू हो रही मैं बता रहा हूं, ये जो आए बाएं शाह मौलाना जो वीडियो आते रहते हैं, जो फतवे जारी करते रहते हैं, गजवाए हिंद ऊट पटांग की बातें करके युवा दिमाग को भटकाते रहते हैं। देखिए साहब, बच्चा कहीं भी हो, किसी भी समाज का हो, कैसा भी हो, बच्चा तो एक कोरा कागज होता है ना, उस पर आप जो लिख देंगे, जो अंकित कर देंगे, वो हो जाएगा साहब। तो ये जो छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करके भटकाते रहते हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे अभी भी नहीं हो रही है। आपने देखा कि नूपुर शर्मा का जिस शख्स से डिबेट हुआ, उस शख्स ने हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ऊटपटांग कहा, बहुत ऊटपटांग। नूपुर शर्मा आज तक जान बचाए फिर रही हैं, वो शख्स महफिल महफिल घूम रहा है। और फिर कहूंगा, इन सब में कहीं ना कहीं योगी हर बार लीड लेते हैं। योगी ने कल दावा किया कि अभी तक सोशल मीडिया पे जो देशद्रोही देश विरोधी ट्वीट्स होते थे, वो आईटी एक्ट के अंदर अंतर्गत उन पे कार्रवाई होती थी। अब उन्होंने उसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की व्यवस्था कर दी। इन पे कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। साथ कुएं में भांग पड़ी है, आप समझिए, कुएं में भांग पड़ी है। मैं एक आज की बात नहीं है, ये एकदम शुरुआत से ये एक मामला, ये एक मसला चल रहा है। तो इसलिए इसको जहां पे इनका गढ़ है, अब आप देखें प्रयागराज में मदरसे में नोट छप रहा था, पर वो ऑपरेट कहां से हो रहा था? उड़ीसा से ऑपरेट हो रहा था, उड़ीसा से। अब वो उड़ीसा से उधर से फिर उसके तार ढूंढते ढूंढते जाएंगे, अब बांग्लादेश चले जाएंगे। तो ये तो साहब एक बड़ा एक दुर्भाग्य है। आप अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, अब आप आपको बांग्लादेश में ऐसा देख लीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि चूंकि मोदी ने ये कहा है कि अगले 10 वर्ष रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा, रेलवे पहचान में भी नहीं आएगी, जो अंग्रेज छोड़ करके गए थे, जिस कलर की छोड़ करके गए थे, कुछ साल पहले उसका कलर तो थोड़ा बहुत चेंज किया गया था, कुछ नई राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी, कुछ दूसरी ट्रेनों के कलर्स चेंज हुए थे। लेकिन जो कायाकल्प इस समय हो रही है और नई नई ट्रेन्स चल रही हैं, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी लगातार मोदी की प्रशंसा हो रही थी, और खास तौर से रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को भी श्रेय दिया जा रहा था
उसको भारतीय कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता लगातार रील मंत्री बता करके अपमानित करने का काम करती है। और एक तो कल कारखाने में खड़ी हुई ट्रेन्स को डिरिल्ड बता करके, रायबरेली का नाम लेकर के उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर चला दिया कि साहब एनटीपीसी की लीजिए। थी, जी हाँ। एनटीपीसी के यार्ड की फोटो, एनटीपीसी की यार्ड के फोटो को इंडियन रेलवे कह के दिखा दिया। और राहुल गांधी दिल्ली में बाहर से बुलाए गए लोको पायलट से बैठ करके बातचीत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको जारी करते हैं और पार्लियामेंट में उस पर हंगामा करते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये जितना कुछ हो रहा है कांड, अभी ये कायमगंज में जो भारी सा लक्कड़ रखा हुआ मिला है, वो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से जुड़े हुए लोग हैं। और ये चित्र भी आया है उसमें, ये गिरफ्तार हैं। वहां रेलवे पटरी पर पुलिस देख रही है, रेलवे पटरी पर इंजन में फंसा हुआ लकड़ी का वो भारी भरकम टुकड़ा, और ये गिरफ्तार किए गए दोनों लड़के जिन्होंने ये वहां पर रखा था। भारतीय किसान यूनियन के लोग अगर पकड़े जा रहे हैं, क्या कहीं नेक्सस है? क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग ग्रुप्स को ठेका दे दिया गया है कि रेलवे को निशाना बनाइए? यह कितना खतरनाक हो सकता है इस देश के लिए? देखिए साहब, इन नेक्सस इतना बड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी मैं कह रहा था ना, आप प्रयागराज से चले उड़ीसा पहुंच गए, उड़ीसा से चले बंगाल, बंगाल से चले बांग्लादेश, बांग्लादेश से चले चीन, अमेरिका। कहां तक नेक्सस देखा जाए, कहां तक नेक्सस देखा जाए साहब? नेक्सस तो इतना बड़ा, इतना ह्यूज है। मैं बार बार लोगों को याद दिला रहा हूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से बात करके परसों बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा की बात की। मैं अक्सर कहता हूं कि साहब बांग्लादेशी हिंदुओं से जो बाइडेन का क्या लेना देना है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना अंदाज है ये बताने का कि बांग्लादेशी सरकार अमेरिका और सीआईए की पिट्ठू है। आप समझे ना? ये इसीलिए तो जो बाइडेन से कह रहे हैं वो, वरना जो बाइडेन से कहने का क्या मतलब है? मोहम्मद यूनुस से कहेंगे, पर नहीं, वो तो जो बाइडेन से कह रहे हैं। और एक इतना बड़ा ग्लोबल नेक्सस, आप सोचिए वो नेक्सस जितना बड़ा है उतना ही, जिसे एक अंग्रेजी में वर्ड है मीननेस को मैं हिंदी में क्या कहूं, बहुत ही छिछोरे लेवल का। जिस शख्स ने हमारे यहाँ रामलला की मूर्ति गढ़ी, योगी राज, उनको परिवार समेत एक वो क्या नाम है, तेलुगु सम्मेलन में पार्ट लेने जा रहे थे, उनको साहब वीजा नहीं दिया। क्यों वीजा नहीं दिया? कि तुमने रामलला की मूर्ति कैसे गढ़ी? आप सोचिए जरा से, गिरावट की लिमिट देखें। और दूसरी तरफ आप इनका स्केल देखें कि दुनिया के रईसों में काउंट होने वाले जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कहते हैं $1 बिलियन, $1 बिलियन हमने मोदी को हराने के लिए रखा है। किसको जा रहा है ये पैसा? जाहिर है आपको, मुझे तो जा नहीं रहा है ना। तो अच्छा, एक फिर बात ये करूंगा, ये फिर बात। ये कहाँ खर्च हो रहा है उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाता हूँ। यस। ये एक खबर है आज की, जिस पर ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हे महामानव, आपने तो भ्रष्टाचार में विश्व गुरु बना दिया। फोर्ब्स की सूची में भारत एशिया का सबसे भ्रष्ट देश। यहां खर्च होता है साहब वो पैसा जॉर्ज सोरोस का। भारत को बदनाम करो। वो सब आया तो है, इन्हीं इन्हीं जो ये जो रैंकिंग करती हैं, ये बताते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, भूख की दृष्टि से सूडान हमसे ऊपर है, पाकिस्तान हमसे ऊपर है। तो इन रैंकिंग मतलब अच्छे अच्छे लोगों की हंसी छूट जाए, इस तरह की रैंकिंग्स आती है। लेकिन क्या किया जाए साहब, क्या किया जाए? तो फिर मैं कह रहा हूं, आप बताएं, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि साहब ये किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत अपने गांव में चुनाव हार जाता है बंदा, वो गिरफ्तार क्यों नहीं होता? क्यों नहीं गिरफ्तार होता? आप कहते हैं जमानत मिल जाती है, अरे उसको पकड़ के ले तो जाए आप जेल, फिर जमानत तो फिर जेल ले जाए, वो तो रोज कुछ ना कुछ बोलता रहता है। आप इनके खिलाफ सख्ती करें तो अच्छे से सख्ती करें, और देखिए बहुत अंतर पड़ेगा, बहुत। आप देखिए, फिर कह रहा हूं, योगी को देखिए आप,
देखिए आपको 2 एग्जांपल देता हूं। कल योगी ने क्या कहा? कहा कि साहब अब तुम करो राष्ट्र विरोधी ट्वीट। अच्छा, आपने एक चीज सोशल मीडिया पर नोटिस की, लोग मोदी को गालियां देते हैं, योगी को नहीं देते। कम से कम जो यूपी में रहता है वो तो मोदी योगी को गाली नहीं देता, उसे मालूम बाबा नाराज हो जाएंगे फिर बहुत भारी पड़ेगा। तो साहब मुझसे कल्याण सिंह से बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे ओंकार जी। वो हमसे कहते थे कि राजा जो खुश होने पे पुरस्कार और नाराज होने पे दंड ना दे सके, उसका कोई राजदंड नहीं, उसका कोई इकबाल नहीं। आप दूसरा देखिए, हेमंत बिश्वा शर्मा कल कहते हैं, एक कांग्रेसी विधायक खड़ा होकर कहता है कि साहब मेरे इलाके में मेरी मेहरबानी से मेरी नरम दिली से 60 हिंदू परिवार आराम से रह रहे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हेमंत बिश्वा शर्मा उसका एहसान मानने की कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है बात कहने की? हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, अपने देश में रह रहा है, तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम कह रहे हो कि तुम एहसान कर रहे हो, तुम धमकी दे रहे हो। तो आप देखिए, यू विल हैव टू टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। कब तक डिफेंसिव रहेंगे? योगी को देखें, उनको देखें, हेमंत बिश्वा शर्मा को देखें, मोहन यादव को देखें। आप योगी तो केवल मकान गिरा रहे थे, उन्होंने मकान के साथ 3 गाड़ियां भी पीस डाली। तो आप मुझे लगता है कि साहब ऑफेंसिव अटैकिंग होने की जरूरत है। और एक बात और समझ लें, हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि रामचरितमानस हर शख्स को पढ़नी चाहिए, धार्मिक दृष्टि से नहीं तो सामाजिक दृष्टि से। मैं मानता हूं तुलसीदास बहुत बड़े समाज शास्त्री थे, बहुत बड़े। देखिए साहब, एक बार दिलीप मंडल ने कोट किया कि तुलसीदास ने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ लिख के दिखाए? मैंने साहब 16 दोहे दिए, 16। ये जो उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ लिखा, किसी और के खिलाफ लिख देते तो इस देश में युद्ध हो जाता, इतना खराब लिखा। हमने कहा समाज शास्त्री थे, वो कलयुग के हिसाब से बता रहे थे कि कैसे पतन होगा मानव समाज का। तो उसमें तुलसीदास कहते हैं ना कि बिना न माने जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तीनों लोकों के स्वामी भगवान राम कुशा बिछाकर, अन्न जल त्याग कर, धनुष बाण अलग रखकर 3 दिन तक जमीन पर लेटे रहे और कहते रहे, हे समुद्र मुझे रास्ता दे दो। समुद्र ने नहीं सुना। तो जब उन्होंने धनुष पे बाण चढ़ाया तो समुद्र प्रकट हो गया हाथ जोड़ के, भय बिन होए न प्रीत। आपने अभी कल्याण सिंह का जिक्र किया है, एक चित्र दिखाता हूं मैं। कुछ चीजें तो अप्रत्याशित रूप से मेरी और आपकी बड़ी समान सी निकल रही हैं। कल्याण सिंह साहब से आपके रिश्ते करीबी थे। जरा एक चित्र देखिए, ये 1990-91 का है। कलराज मिश्र और कल्याण सिंह दोनों मेरठ सर्किट हाउस आए हुए थे। मैं दैनिक जागरण में था उन दिनों। और ये काले बालों वाला बीच में ओमकार चौधरी ही है। बस बहुत जबरदस्त पिक्चर है साहब, बहुत जी जबरदस्त पिक्चर है। जी। और ये तो आपने ये क्या नाम है, कलराज मिश्रा को दिखाया, तो मुझे याद है कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, कलराज मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष थे, और और दोनों राजेंद्र के बीच गुप्त, ये 3 की राजेंद्र तिकड़ी थी। गुप्त राजेंद्र गुप्त से मेरे संबंध नहीं थे साहब, लेकिन जी कलराज जी। मिश्रा और कल्याण सिंह में कुछ ना इत्तेफाकी थी। तो मैं साहब कलराज मिश्रा से बात करने गया, और कलराज मिश्रा ने उस समय इतनी सुंदर बात कही मुझसे। कल्याण सिंह ये भी नहीं है, पर कलराज जी आज भी हैं, मतलब उनको वो इसके गवाह हैं। उन्होंने मुझसे इतनी सुंदर बात कही कि वो बात जाके जब मैंने कल्याण सिंह से कही तो सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा, अनुपम जी जाके आप कल्याण सिंह को कह दीजिएगा कि मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं की नेता हूं, वो जन नेता है। तो कल्याण सही सिंह है। को ये बात इतनी सुंदर लगी कि सारा विवाद ही समाप्त हो गया। सही है। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। आपने कल्याण सिंह के अलावा एक और व्यक्ति का जिक्र किया, मैं उसको नेता तो नहीं मानता, राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत जिस तरीके से जबान से बाहर बाहर बोल रहे हैं, और ममता बनर्जी जिस तरीके से जुबान से बाहर बाहर बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि वहां भी आग लगेगी, वहां भी आग लगेगी, दिल्ली में भी आग लगेगी, आपकी कुर्सी हम छीन लेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है राकेश टिकैत और ममता बनर्जी का? एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं साहब। ये एक बार राकेश टिकैत को इन्होंने बुलाया था पश्चिम बंगाल, हवाई अड्डे पर इनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राकेश टिकैत का स्वागत किया था। उनको एक फाइल भी थमाई थी कि आपको क्या क्या बोलना है, इस फाइल में दर्ज है। देखिए वो विजुअल, आप भी देखिए, दर्शक भी देखें।
में कूद ही जा रहा है, जब तक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज भी देख रहे हैं तो हमको पता है। किसान नीति का साथ इधर भी करते हैं। ये राकेश टिकैत किस किस की दलाली कर रहे हैं, ये उनके एक और बयान से साफ होता है। अभी 4-5 दिन पहले मीडिया उनसे बात कर रहा था और कलकत्ता के रेप कांड के बारे में जब प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 दिन से पूरे देश में इसको तूल दिया जा रहा है, ममता बनर्जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, केस दर्ज हो गया है, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, मीडिया इसे तूल क्यों दे रहा है। ये बयान थे राकेश टिकैत के। एक नेक्सस है साहब, ममता बनर्जी ऐसे लोगों के बल पर ही आग लगाने की बात कर रही है, पता नहीं किन किन प्रदेशों में, और मोदी को धमकाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए साहब, राकेश टिकैत जैसे लोगों को सबसे ज्यादा अगर एक्सपोज किसी ने किया तो इनके सहयोगी योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव ने कहा था पूरा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पिच बनाने के लिए हुआ था जिसपे अखिलेश यादव मारक गेंदबाजी कर सकें। अखिलेश यादव गेंदबाजी नहीं कर पाए तो हमारी क्या गलती। मतलब शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि साहब आंदोलन जो था वो अखिलेश यादव के लिए पिच बनाने के लिए था। अपने मुंह से आदमी कह रहा है, योगेंद्र यादव। तो राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, यही सब इन्हीं लोग का तो ब्रेन चाइल्ड था। आज आप देखें सिंधु बॉर्डर पे देखें, 1 साल से वहां पे लोग घर बना के रह रहे हैं हाईवे पे। सा तमाशा बना दिया। अच्छा आप मेरे को एक बात और बताएं, 1 साल से वो हाईवे जाम करके बैठे हैं, घर बना के रह रहे हैं। अरे आपने वोट तो वैसे भी नहीं मिलने यार, मारो भगाओ इनको। कम से कम दोबारा आने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। पंजाब कौन सा आप जीत रहे हो? कितनी बार जीत लिया आपने पंजाब? कितनी सीटें जीत लिया आपने पंजाब में? मारो दौड़ाओ भाई, रोड खाली कराओ। वो रोड हमारे पैसे से बनी है, उस रोड पे हम चलते हैं। उस रोड पे महिलाओं बच्चों का, स्कूल जाने वालों का चलना दूभर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कुछ करिए, और वो घर बना के रह रहे हैं मेन हाईवे। देखिए साहब, ऐसा है ना कि छिछोरे से छिछोरे और छोटे से छोटे शरारती को जब आप पनाह देते हैं, शह देते हैं, जब आप उन्हें बर्दाश्त करते हैं तो भस्मासुर बन जाता है। ये राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं, जो आदमी अपने गांव का चुनाव हार जाता है, योगेंद्र यादव जो कभी एक सभासद का चुनाव नहीं जीत सका, अगर इन लोगों के कहने पर, पता है अब कैसे भाई, किस तरह संभव है? आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं भाई? आखिर इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है? बंदा अभी राकेश टिकैत परसों नरसों कह रहा था बांग्लादेश जैसी हालत होगी, प्रधानमंत्री भी को हम ऐसे ही ढूंढेंगे जैसे शेख हसीना को ढूंढा जा रहा था। अरे उसको सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लेना चाहिए, देशद्रोह है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री की लिंचिंग की बात कर रहे हो। अभी कल मैं देख रहा था, जो सिद्धारमैया वहां पे करप्शन में फंस गए हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस की परसों रैली हो रही थी। उसमें वो पाटिल करके कांग्रेस विधायक हैं, वो कह रहे थे हम मोदी का वही हाल करेंगे जो शेख हसीना का हुआ। अरे भैया हो गया, बहुत बहुत आपका बहुत बड़ा विशाल हृदय है। मुझे देखिए, बात समझिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां और धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता, मैंने मान लिया आप महामानव हैं, लेकिन हम लोग को क्यों फर्क पड़ रहा है इसको समझें। आपको तो फर्क पड़ता नहीं, आप तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपको बदजुबानी करके गालियां देके जो ये छुटभैये नेता तैयार हो रहे हैं, ये आम जनता की जिंदगी दूभर कर रहे हैं। जैसे सिंधु बॉर्डर देख लें आप, आपने गाजियाबाद बॉर्डर देखा, नोएडा बॉर्डर देखा, किस तरह हुआ। तो मतलब ठीक है, प्रधानमंत्री को फर्क पड़े। हालांकि इन्होंने आपको भी पंजाब में पुल पे घेर लिया था, अगर आपको याद हो, आपको भी घेर बिल्कुल। लिया था, और आम आदमी की इन्होंने जिंदगी दूभर कर दी है। तो आपको फर्क पड़े या ना पड़े, आप इनको ठिकाने लगाइए, इनसे 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 सख्ती से पेश आइए, वरना ये आम आदमी का जीना मुश्किल कर देंगे। और जो जमानत पर बाहर हैं और लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं,
उनके बारे में उनका प्रशांत, उनका मुकदमा भी तेज चलाइए ना। आज 5 साल 6 साल से क्यों चल रहा है? अरे भाई, ईडी उस पर जांच कर रही, कौन सी जांच कर रही है? किस तरह की जांच कर रही है जो खत्म नहीं हो रही है? अरे भाई, उनका मुकदमा तय करके ले जा। बार बार कहते हैं ओपन एंड शट मुकदमा है, बार बार कहते हैं एक ऐसा मुकदमा है कि जिन अदालतों से, जिस हाई कोर्ट से, जिस सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को रिलीफ मिल जाती है, उन सुप्रीम कोर्ट और उस हाई कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई रिलीफ नहीं मिली। इतना क्लियर कट मामला है। वो भी आपने नहीं कराया, सुब्रमण्यम स्वामी ने कराया। कम से कम उसको उसके तार्किक अंजाम तक तो ले जाएं। प्रशांत किशोर का एक, लोगों को ये भी तो समझने दें कि अगर वो ये सब करेंगे तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर के एक बयान पर चलते चलते जरा चर्चा कर ही लेते हैं। राहुल गांधी के बारे में ही बोले हैं। आना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था? 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जिस कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता न बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। तो एक तगड़ा जवाब है इनकी तरफ से राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर चुप्पी साध जाएंगे। देखिए सर, प्रशांत किशोर हमेशा लॉजिकल बात कहते हैं, तार्किक बात कहते हैं, ये बात सच है। पर जब वो लालू यादव और राहुल गांधी पे हमला करते हैं तो बेसिकली वो लालू और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी विरोधी वोटों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हकीकत ये है कि बिहार में एक मुसलमान और एक यादव इनके साथ नहीं जाने वाला। एक से मतलब है, मतलब ठीक ठाक वोट नहीं मिलने वाले। अब 2-4 दस्तों किसी के साथ भी हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। हकीकत ये है कि जो लालू यादव का जो वोट बैंक है MY, उससे प्रशांत किशोर को कुछ नहीं मिलना है। लेकिन लालू यादव पे जिस तरह वो लगातार हमलावर हैं, उससे एक बात सुनिश्चित हो रही है कि वो जनता को इस बात का भ्रम पैदा कर रहे हैं कि लालू को कोई हटा सकता है तो प्रशांत किशोर हटा सकते हैं, दबा सकते हैं। इससे होगा कि जो लालू विरोधी वोट है, जो भाजपा का वोट है, जो कि नीतीश कुमार का वोट है, उसका एक हिस्सा प्रशांत के पास चला जाएगा और इससे फायदा लालू यादव को होना है। ये एकदम केजरीवाल वाला जो दिल्ली का एक्सपेरिमेंट है वही रिपीट हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आप जुड़े और कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।